हस्बैंड और वाइफ में जब भी कभी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो क्या होता है कि केस कर दिया जाता है 498 या फिर डीवी का उसके बाद में। तो आज हम ये बताने वाले हैं कि जब कोई केस हो जाता है और आप उसमें वादी होते हैं, यानी कि आप वादी होती हैं, तो आखिर पत्नी को कोर्ट में क्या साबित करना रहता है। तो आज हम इसमें बताने वाले हैं आपको ये वीडियो में। जब भी कोई महिला यानी कि जो पत्नी होती है, वाइफ होती है, अपने पति के ऊपर व पति के घर वालों के ऊपर यानी ससुराल वालों के ऊपर जब 498A का केस करती है तो ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो जाती हैं थाने में। वहाँ पर जाकर के अपने जो पति हैं व पति के घर वालों के बारे में बताती हैं और थाने में जाकर के कंप्लेन कराती हैं। फिर जब कंप्लेन दर्ज हो जाती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले थाने से फ़ोन करते हैं पति व पति के घर वालों के पास में। फिर इसके बाद पति पर जब कॉल जाती है तो पति से बोला जाता है कि आपको थाने आना है, यानी कि थाने में बुलाया जाता है पति को। कॉल की जाती है पुलिस वाले के द्वारा तो ये देखा जाता है कि जो कंप्लेन की गई है उसमें पति का ही केवल नाम है या पति के घर वालों का नाम है। अगर केवल पति का ही नाम होता है तो सिर्फ पति को ही बुलाया जाता है, लेकिन अगर उसमें घर वालों का भी नाम लिखा हुआ है तो उसमें घर वालों को भी बुलाया जाता है। इसके अलावा अगर घर के जो ससुराल वाले हैं उसके अलावा उनके जो रिश्तेदार हैं, अगर उनका भी नाम लिखा हुआ है तो उनको भी थाने में बुलाया जाएगा। तो जैसे ही कॉल जाती है ससुराल में पति व पति के घर वालों के पास में तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें थाने जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो आज हम इसी विषय में आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ में आप मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात ये कर रहे थे कि अगर थाने से कॉल जब जैसे ही पति या पति के घर वालों के पास जाती है तो पति व पति के घर वाले ये सोचते हैं कि मुझे थाने जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो आपको हम एक बात बता दें कि अगर आपके पास थाने से कॉल आई है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पर जाकर के आराम से बात करनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वहाँ जाइए, अपनी बात रखिए। आपको दिक्कत तब आएगी जब आपको ये मालूम है कि जो पत्नी के घर वाले या पत्नी का सोर्स काफ़ी अच्छा है, तब उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे मामले में आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी चाहिए। या फिर आपको तब डर लगेगा जब आपने खुद कोई गलती की होगी। तो अगर आपने गलती की है तो आपके मन में इस चीज़ का भय रहेगा और आपको डर तब लगेगा जब आपने गलती की है और आपकी गलती का प्रूफ उस महिला ने, आपकी पत्नी ने थाने में दे दिया है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए जब पत्नी ने वहाँ पर प्रूफ भी दे दिया है तो। और कभी कभी ये भी होता है कि पुलिस वाले बेवजह परेशान करते हैं, तो उससे आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। आपको थाने जाना है, वहाँ पर जाकर के अपनी बात रखनी है। लेकिन थाने में जाने से पहले आपको एक काम ये जरूर करना रहेगा कि आप जब भी जाएं थाने तो वहाँ पर अपने किसी एडवोकेट को ले करके जाएं। अच्छे एडवोकेट से पहले मिलें, उनसे बात करें, उनको सारी बात बताएं। इसके बाद उन्हें साथ में लेकर के जाएं, अकेले थाने ना जाएं। तो जब भी पत्नी कंप्लेन करती है और थाने बुलाया जाता है पति को, तो पति को थाने जरूर जाना चाहिए। वहाँ पर अपनी बात रखनी चाहिए। पुलिस वाले जो पूछते हैं उसका जवाब देना चाहिए। उससे बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना चाहिए अगर आप गलत नहीं हैं तो। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो एक सादे पेपर में यानी कि ब्लैंक पेपर में साइन करा लेते हैं और वहाँ पर आपसे आपकी कोई भी आईडी प्रूफ मांगते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और आप डर की वजह से दे करके अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड दे करके चले जाते हैं। तो अगर इस तरह से आपसे कोई पुलिस वाला आपसे ब्लैंक पेपर में साइन कराता है या फिर कोई आपसे आईडी प्रूफ लेता है तो आपको नहीं देना है। बल्कि पहली बात तो आप जब किसी एडवोकेट को हायर करके ले जाएंगे तो वो खुद मना कर देंगे कि किसी प्रकार के कोई भी कागज़ या किसी भी ब्लैंक पेपर में साइन नहीं करना है।
और आपका जो भी प्रोसेस है आप उस प्रोसेस के थ्रू चल सकते हैं। यानी कि हम आपको कोई भी ब्लैंक पेपर में साइन करके नहीं देंगे, ना ही कोई आईडी प्रूफ देंगे। आपको जो भी करना है आप वो प्रोसेस के हिसाब से कीजिए। फिर इसके बाद क्या होता है, पुलिस ने बुलाया आपको, आप गए, उनसे बात आप किए, अपनी बात रखी, उनकी बात सुनी और उनके जो भी प्रश्न थे उसका जवाब दिया। तो फिर इसके बाद हो सकता है कि पुलिस वाले एक डेट पर आपको और बुलाएं, क्योंकि जब कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो एक बार ये कोशिश की जाती है थाने पर भी कि आप लोगों का सुलह समझौता हो जाए, इसलिए मेडिएशन कराया जाता है। इसलिए एक डेट आपको और दी जाएगी जिससे कि मेडिएशन वो लोग करा सके और आपका जो विवाद चल रहा है उसे सुलझाया जा सके। मीडिएशन मतलब ये होता है कि दोनों पक्षों यानी पति व पत्नी के पक्षों को बुला करके आपस में बैठा करके जो भी गलतफहमियां होती हैं, जो भी विवाद होते हैं, उनको रखा जाता है, उन्हें सुलझाने की कोशिश की जाती है और ये कोशिश की जाती है कि जो विवाद है उसे सुलझाया जा सके और जो कंप्लेन है उसको ख़त्म कराया जा सके। जब मामला नहीं सुलझता है तब कंप्लेन को एफआईआर में तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन कोशिश पहले यही की जाती है कि आपका जो विवाद चल रहा है उसे समाप्त कराया जा सके और आप अच्छे से अपना जीवन यापन फिर से शुरू कर सकें। लेकिन मीडिएशन के टाइम पे अगर जो महिला यानी कि पत्नी है वो ये कहती है कि मुझे किसी प्रकार कोई समझौता नहीं करना है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, तो फिर पुलिस क्या करती है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और साथ में एफआईआर भी बाद में दर्ज कर ली जाती है। जब मीडिएशन से काम नहीं चलता यानी कि आपके रिश्ते में जब समझौता नहीं हो पाता है तो फिर बाद में कंप्लेन की जगह पे एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस चालू करती है और वहाँ हर जगह जाती है जहाँ पर ये घटना घटित हुई है और वहाँ पर जाकर के सारी चीज़ें नोट करती है, कहाँ लड़ाई हुई है, कहाँ झगड़ा हुआ है, कहाँ पर किस जगह पर हुआ है, किस डेट पे हुआ है, सारी चीज़ें जाकर के वहाँ पर जाकर के पता करती है पुलिस। और ऐसा होता है कि पुलिस को जो स्थान जो भी जांच पड़ताल के लिए जगह बताई जाती है वहाँ पुलिस वाले नहीं जाते हैं और थाने में ही बैठ करके डे बाय डे के हिसाब से सारी चीज़ें नोट करते हैं और अपनी जो केस डायरी है उसमें सारी चीज़ें नोट करते हैं वहाँ जाए बिना। और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद और जैसे ही चार्जशीट कोर्ट में जाती है तो भले ही हमें इन्फॉर्म ना किया जाए कि केस का क्या चल रहा है मैटर, लेकिन इतना ज़रूर पता चल जाता है कि इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की है वो ख़त्म हो चुकी है और जो चार्जशीट है वो कोर्ट में जा चुकी है। फिर जो पति के पक्ष के लोग हैं यानी पति के तरफ के जो लोग हैं उनको कोर्ट में जाना रहता है, उनको ये जानकारी प्राप्त करनी रहती है कि जो चार्जशीट है वो कोर्ट में आई है या नहीं आई है और अगर चार्जशीट आ गई है तो वो किस कोर्ट में आई है। किस कोर्ट का मतलब ये होता है कि जो कोर्ट परिसर होता है उसके अंदर अलग अलग क्षेत्राधिकार होते हैं, तो किस क्षेत्राधिकार के अंदर आपकी चार्जशीट गई हुई है ये पति को पता लगाना होता है, जहाँ पर आपका केस चलना होता है। चार्जशीट आने के बाद फिर आपकी जो भी केस की प्रोसीडिंग है यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो सब चलना शुरू हो जाएगी। तो अब इसके बाद जो पत्नी होती है उसे 498A के केस में क्या साबित करना रहेगा, तो अब हम इसी विषय में बात करने वाले हैं, तो साथ में जरूर बने रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो भी कंप्लेन में जो भी एफआईआर में बात लिखवाई है वहाँ पर कोर्ट में भी वही बात ही बोलनी है, आपको अपनी कोई बात बदलनी नहीं है। जैसे कि मेरे साथ पत्नी ये बोलेगी, जो एफआईआर लिखवाया है कि मेरे साथ इस तारीख को मारपीट की गई थी और हमारे शरीर में इतनी चोटें आई थी, जिसका कि हमने बाद में इलाज भी कराया था और उसका मेडिकल रिपोर्ट भी मेरे पास है। जो भी इलाज कराया है, जो भी दवा वगैरह कराई है, तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट तो आपके पास होगी ही। और दूसरा जो प्रश्न रहता है वो महिलाएं ज़्यादातर ये लिखवाती हैं कि मुझसे दहेज की डिमांड की जा रही थी मेरे पति व ससुराल वालों की तरफ से। तो जब दहेज की डिमांड की जा रही थी पति व ससुराल वालों की तरफ से, तो उसका आपके पास एविडेंस यानी प्रूफ तो होगा ही, क्योंकि उसे तो साबित ही करना पड़ेगा कोर्ट में। तो आप उसे कैसे साबित कर सकती हैं? तो जो पति वाले होते हैं, पति की तरफ के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब शादी होती है तो दहेज की कुछ डिमांड करते हैं। तो पहले समय में क्या होता था कि जो पत्नी के पक्ष के लोग होते थे वो पहले कैश दिया करते थे, लेकिन आजकल के समय को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, अब जो लड़की के घर वाले होते हैं वो बाई कैश ना दे करके बाई चेक या बैंक के थ्रू पैसा लड़के के
पक्ष की तरफ ट्रांसफर कराते हैं। किसी भी माध्यम से पति के लड़के के घर वालों को पैसा दिया गया है, तो जब बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू किसी तरह से पैसा ट्रांसफर किया गया है तो उसका प्रूफ जो पत्नी के घर वाले हैं, लड़की के घर वाले हैं, वो कोर्ट में दिखा सकते हैं कि हमने इस तारीख को इस के द्वारा यानी कि इस तरह से हमने पैसा लड़के के घर वालों को यानी पति के घर वालों को ट्रांसफर किया है और इस दिन इस अकाउंट में ट्रांसफर किया है, जो कि हमने शादी के टाइम पे इतना पैसा लड़के के पक्ष वालों को दिया था यानी ट्रांसफर किया था। लेकिन इतना पैसा देने के बाद भी इन्हें पैसा कम लग रहा था और शादी हो जाने के बाद जो है और पैसे की डिमांड कर रहे थे और दहेज की डिमांड कर रहे थे। और जब मेरी बेटी ससुराल अपने जाती है, जब उन्हें कम लगता है पैसा, तो वो आए दिन मेरी बेटी को प्रताड़ित करते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं और जब मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो वो मेरी बेटी को परेशान करते हैं। इस तरह से लड़की के घर वाले बोल सकते हैं। तो जब बाई चेक या किसी तरह से बैंक के द्वारा पैसा जो पत्नी के घर वाले हैं वो जब देते हैं तो उनके पास वो प्रूफ रहता है और इसी के आधार पर उनका ये ठोस सबूत बन जाता है कि हाँ पहले इतना रुपए दिया है, बाद में डिमांड की जा रही होगी। और ये जो पॉइंट है पति के पक्ष में निगेटिव हो जाता है और पत्नी के पक्ष में पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि उनके पक्ष में ये बात ठोस सबूत साबित होती है। कई बार जो महिलाएं होती हैं वो केस में लिखवाती हैं कि मेरे साथ क्रूएल्टी यानी क्रूरता की गई थी, जो कि क्रूएल्टी दो तरह से की जाती है, एक फिजिकली और एक मेंटली। यानी फिजिकली मतलब मारपीट करना, मेंटली मतलब ताने देना। साबित करना पत्नी के लिए कठिन होता है, उसे ये समझ में नहीं आता है कि इसे किस तरह से साबित किया जाए कोर्ट में, और इन्हीं कारणों की वजह से केस जो है काफ़ी लंबा चलता रहता है। यही सारी चीज़ें प्रूफ करने में कोर्ट में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह से कोर्ट में क्रूएल्टी को साबित करें। अगर आप सही हैं, आपने सही केस किया है, आपने झूठा केस नहीं किया है, तब तो आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, आप आराम से कोर्ट में क्रूएल्टी को साबित कर सकती हैं। अगर आपके साथ में सच में कोई क्रूरता की गई है तो आपके बताने के तरीके से जो देखते हुए जो फैक्ट दिए हैं उनको देखते हुए कोर्ट आपकी बातों को वहीं पर समझ सकती है कि आपने जो एलिगेशन लगाए हैं पति के ऊपर वो कितना सही है, कितना गलत है, और कि आपका केस कितना मजबूत है, यानी कि आप कितना सही हैं और कितना गलत हैं। और आपने जो भी कंप्लेंट लिखवाया है, जो भी आपने फैक्ट लिखवाए हैं, वो तो फैक्ट देखने के बाद ही पता चलता है कि आपने क्या लिखवाया है और आपको कैसे उन फैक्ट को लेकर के क्या साबित करना रहेगा कोर्ट में। जाकर के जो कंप्लेंट करवाई है, अगर थाने में नहीं करवाया है, डायरेक्ट आपने 156(3) के तहत कोर्ट में अगर जाकर के आपने कंप्लेंट करवाई है, तो आपने क्या फैक्ट दिए हैं, तो उन फैक्ट को देखते हुए ही आपको कोर्ट में चीज़ें साबित करनी रहती हैं। और जब भी आप वहाँ पर आप जब अपनी बात रखेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, यानी कि आपके पास प्रूफ करने के लिए कागजी दस्तावेज होना चाहिए जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि कोर्ट आपकी बातों को नहीं सुनेंगी, बातों को सुन करके कोई भी निर्णय नहीं देती है। कोर्ट सबूत देखती है, सबूत के आधार पर ही कोई निर्णय देती है। जो देंगे उसी को दिखाया जाता है। ओरली जो आप एविडेंस दे रही हैं उसको कोर्ट बाद में देखती है और उसको सुन करके केवल आपके पक्ष में निर्णय नहीं आ सकता है। आपके पास में जो अगर एविडेंस है इलेक्ट्रॉनिक या डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर दिखाने होंगे, तभी आपके पक्ष में सही से निर्णय आएगा। यहाँ पर कागज दिखाती हैं, अगर ऑन पेपर आप अपना एविडेंस देती हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा आधार रहेगा, और जो भी पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं उसके आधार पर आपको एक एक पॉइंट अच्छे से देखना है और आपको जवाब देना है। इसलिए जब भी आप अपने पति के ऊपर केस करें या पति के घर वालों के ऊपर केस करें तो लिमिटेड पॉइंट ही लिखवाएं, और जो भी पॉइंट लिखवाएं वो मजबूत होना चाहिए, जिसे आप कोर्ट में अच्छे से साबित कर सकती हैं। आपको बढ़ा चढ़ा के कोई भी चीज़ नहीं लिखवानी है, क्योंकि आपको साबित करना पड़ेगा। अगर आप साबित नहीं कर पाएंगी तो आपका वहीं पर केस मजबूत की जगह कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए जितनी चीज़ें आप वहाँ पर लिखवाएं कंप्लेन में, FIR में, तो उतनी ही चीज़ें लिखवाएं जितनी आपके साथ घटित हुई हैं, जिनको कि आप कोर्ट में अच्छे से साबित कर सकती हैं।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो वाइफ होती हैं वो छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के इतना लंबा बना देती हैं कि वो बाद में, पहले लिखवाने तो कोई दिक्कत नहीं, कंप्लेन में लिखवाती चली जाती हैं, जो मन में आता है बोलती हैं, लिखवा देती हैं, लेकिन बाद में साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उन्हें ये लगता है, जो वाइफ होती हैं उन्हें ये लगता है कि हम अगर बढ़ा चढ़ा के बात बोलेंगे, लिखवाएंगे, तो कोर्ट वो देखने के बाद हमारे पक्ष में निर्णय दे देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आप गलत सोचती हैं। क्योंकि बहुत सी महिलाएं होती हैं जिनके साथ छोटी मोटी बात होती है या फिर कोई ऐसी घटना घटित होती है, तो क्या करती हैं, कुछ भी जो भी घटित हुआ है वो कोर्ट में FIR में लिखवाती हैं और उससे बढ़ा चढ़ा के लिखवा देती हैं, बाद में फिर वो साबित नहीं कर पाती हैं। लेकिन उतना ही लिखवाना चाहिए जितना कि आप कोर्ट में साबित कर सकें, आपको कोई दिक्कत ना आए और आपका जो केस है वो मजबूत हो सके, आपके पक्ष में हो सके। कि उनकी नई नई शादी होती है, वो अपने घर को छोड़ के नई जगह जाती है, वहाँ पर क्या होता है कि हर चीज़ घर की तरह ही नहीं होती है। वहाँ पर जब नया घर मिलता है, नए घर में जब महिलाएं जाती है तो उन्हें नई चीज़ों को मैनेज भी करना रहता है। लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो कि मैनेज करती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं उन नई चीज़ों को मैनेज नहीं करना चाहती हैं। वो सोचती हैं कि उनके हिसाब से ही सारी चीज़ें चलें, तो वो फिर उनको दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। तो अगर आप ये सोचती हैं कि शादी हुई है और तुरंत हम जाएं और तुरंत मेरे जैसा ही माहौल हो जाए, जैसा हम चाहते हैं तो वैसा ही माहौल हो जाए, तो उस तरह से माहौल नहीं हो सकता है। तुरंत थोड़ा सा तो इंतजार करना ही पड़ेगा आपको। कि कुछ टाइम तक तो साथ में रहती हैं, साल 1.5 साल, फिर इसके बाद जब वो देखती हैं कि उनके हिसाब से काम नहीं चल रहा है, तो वो तुरंत जाती हैं कोर्ट या फिर थाने, और वो फिर जाकर के अपने ससुराल वालों की तरफ, यानी कि पति और पति घर वालों के ऊपर FIR दर्ज करा देती हैं। ये FIR तभी काम आएगा जब आप सही हैं। लेकिन कुछ महिलाएं जानबूझ के अपने पक्ष में करने के लिए, अपने हिसाब से चलाने के लिए वो जानबूझ के पति के ऊपर केस करती हैं। लेकिन अगर आप सही हैं तब आप केस करती हैं तो फिर आप कर सकती हैं। और अगर मान लीजिए पति अगर वो सोचता है कि मामले को जल्दी से सुलझाया जा सके तो ठीक है, अगर वो डर से समझौता नहीं करता है तो आपको कई साल तक कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। तो जब पत्नी जब केस करती है तो कई बार तो ऐसा होता है कि पत्नी जब केस कर देती है तो पति डर से समझौता नहीं करता है और पत्नी को चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ पति ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो भी है इसको निपटाया जाए, समझौता कर दिया जाए, तो वो भी अपना रास्ता बदल ले, हम भी अपने रास्ते चले और अपना जीवन फिर से शुरू करें। तो इस वजह से वो समझौता कर लेते हैं और केस को जल्दी से खत्म कर देते हैं। अच्छी बात है, केस जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर समझौता नहीं करते हैं तो वो केस काफी लंबा चलता है। प्रूफ है तो अच्छी बात है, आप अगर समय से अच्छे से प्रूफ कर देती हैं तो आपका केस लंबा नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप सही से प्रूफ नहीं कर पाती हैं तो आपका केस लंबा ही चलता रहेगा। तो अगर आपने कंप्लेन में जो भी चीज़ें लिखवाई हैं, जो भी फैक्ट लिखवाए हैं, उनमें से अगर आपके पास सारे एविडेंस है या उनमें से एक दो भी एविडेंस हैं जो कि आप अच्छे से प्रूव कर सकती हैं, तो जो जजमेंट है, जो निर्णय है, वो आपके पक्ष में आ सकता है। और आपके पास अगर अच्छे से एविडेंस नहीं है जिससे कि आप प्रूव कर सके कोर्ट में, तो आप ऐसी गलती ना करें। आपके पास जब प्रूफ हो, आप अगर सही हैं, तभी आप कोई कंप्लेन कराएं, तभी आप कोर्ट में जाकर के आप उसे साबित कर सकते हैं। अगर आपके पास निराधार एविडेंस है, निराधार साक्ष्य है, तो फिर आपको कोई भी फायदा नहीं, आपके पक्ष में जजमेंट नहीं आएगा। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है ठीक ठाक जिससे कि आप प्रूव कर सके, तो फिर लास्ट में क्या होता है, जब काफी लंबा केस चलता है तो पति या पत्नी में से कोई दोनों यही सोचते हैं कि अब काफी लंबा टाइम हो गया है केस करते करते, तो समझौता से कर लिया जाए, रफा दफा कर दिया जाए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा केस काफी लंबा चल रहा है, काफी समय बर्बाद हो रहा है, कोर्ट कुछ नहीं करती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपके पास इस तरह का कोई भी साक्ष्य नहीं है जो कि जजमेंट तक पहुंचा रखे। आपके पास जब साक्ष्य नहीं होते हैं, वैलिड प्रूफ नहीं होता है, तो इस तरह से केस लंबा चलता रहता है और आपको ये लगता है कि कोर्ट अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। तो ये जानकारी आपको जरूर लाभदायक रही होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो और वो भी निर्णय पा सके। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।